हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने साइंस का एक और वीडियो कल इवनिंग में अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चन का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF फाइल आपको मेरे वेबसाइट examguru.in पर मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, आपके एग्जाम में साइंस के 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड नेवी के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको इन वीडियोज में करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने साइंस के 5 से 6 वीडियो अगर कवर कर लिए तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा साइंस चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया हो और वहां से बाहर आया हो। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एथलीट फुट की बीमारी किसके कारण से होती है? द डिजीज एथलीट फुट इज काउज्ड बाई। देखिए दोस्तों, यह जो एथलीट फुट है यह बीमारी होती है फंगी के कारण से। दैट मीन्स कि जो बी ऑप्शन है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर होता क्या है कि जो ह्यूमन है ना, उसके स्किन पे फंगस उग आते हैं और इसी वजह से उसका जो स्किन है वो धीरे धीरे करके गलने लगता है और यहाँ पर काफ़ी मोटा हो जाता है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार का कोयला में निम्नतम वाष्पशील पदार्थ युक्त होता है? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए आप लोग, कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन टिक नहीं कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वोलाटाइल मटेरियल? दोस्तों, यहाँ पर जब भी बात हो कि वोलाटाइल मटेरियल सबसे कम किस कोल में है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए एंथ्रासाइट। वही दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि कौन से कोल के टाइप में कार्बन का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होता है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए एंथ्रासाइट। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जो आपके कोल है वो 4 तरह की होती हैं, जिसमें से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल होती है उसे हम बोलते हैं क्या? एंथ्रासाइट बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोल, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट कोल आएगा और जो सबसे खराब क्वालिटी के कोल होते हैं वो आपके पीट कोल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो ए में है ना, वो आपका सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है और इसमें दोस्तों आपकी जो कार्बन की परसेंटेज है वो सबसे कम होती है, जबकि वोलेटाइल मटेरियल की जो परसेंटेज है वो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था आपके 4 प्रकार के कोल्स और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे सौर ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए प्रयोग में किए जाती हैं? यानी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सोलर एनर्जी कन्वर्जन? दोस्तों, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन का यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए, सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना, जब भी उस पर सनलाइट आता है तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और इजेक्ट होने के बाद वहाँ पर होल्स बन जाते हैं। इन होल्स को एन टाइप होल्स एंड पी टाइप होल्स कहा जाता है, जो कि आपस में कन्वर्जन करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर आपको एनर्जी मिलता है सनलाइट के थ्रू सिलिकॉन का यूज करके। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अति शीतित द्रव कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सुपर कूल्ड लिक्विड? दोस्तों, सुपर कूल्ड लिक्विड यह कहा जाता है ग्लास को। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है कि जो ग्लास है ना, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता और इसी वजह से इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सिल्वर ज्वेलरी टर्न्स ब्लैक इन एटमोस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपने देखा होगा कि अगर आप खुले वातावरण में चांदी के आभूषण वगैरह रख दो तो वो कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? दोस्तों, सिल्वर के ऊपर में सल्फाइड जम जाता है, इसी वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब भी हम सिल्वर के किसी भी ऑर्नामेंट्स को खुले वातावरण में रखते हैं तो वहां पर सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और यह सिल्वर के ऊपर में एक ब्लैक कलर का परत बना देता है और इसी ब्लैक कलर के परत के कारण सिल्वर का जो चमक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस आर यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ऑर्डर टू। आपने देखा होगा कि जो बिजली के बल्ब होते हैं उसमें आमतौर पर निष्क्रिय गैस लगाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। तो इन गैसों का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों किया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट।
बल्ब के अंदर में आपने देखा होगा कि कोई भी बल्ब है ना, उसमें इस प्रकार का एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है इसके लाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन या फिर आर्गन जैसे इनर्ट गैसेस का यूज किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो इनर्ट गैसेस है ना, फिलामेंट को इवेपोरेट होने से बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वीवीआई करके नोट कर लेना। यह क्वेश्चन बहुत बार एयरफोर्स में रिपीट हो चुका है और इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हम टंगस्टन का ही यूज कैसे क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि जो टंगस्टन है ना, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो मेल्ट करने का टेम्परेचर का पॉइंट है ना, वो काफ़ी हाई होता है। अराउंड 3422 डिग्री सेल्सियस तक यह आपका टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसी वजह से इसे फिलामेंट में यूज किया जाता है, ताकि जब बल्ब गर्म हो इसके बावजूद भी फिलामेंट गले नहीं या फिर वो टूट करके बल्ब को खराब ना कर दे। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिलोस्कोप एक उपकरण है जो हमें किसके द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, यह हमें क्या अलाउ करता है। तो यह अलाउ करता है दोस्तों साउंड वेव्स को देखने में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में इस इंस्ट्रूमेंट में एक माइक्रोफोन लगा होता है जो साउंड वेव्स को पिकअप करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मुझे बाद में चलकर ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर दिखाई देता है। और इसी प्रकार से साउंड वेव्स को डिटरमाइन किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। आपने देखा होगा कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उपयोग किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस मिरर का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्चुअली में दोस्तों यह जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसे डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो डाइवर्जिंग मिरर है किसी भी गाड़ी के पीछे का जो व्यू होता है ना, उसका बिल्कुल वाइड रेंज देता है। जैसे मान लो रोड पर जितनी भी गाड़ियां वगैरह आ रही है उन सभी का एक वाइड व्यू आगे बैठे ड्राइवर को दिखाता है इसी मिरर में। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर यूज किया जाता है। जबकि दोस्तों सेविंग करने के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है, तो सेविंग करते समय कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है ना, इस मिरर में थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। यही सेम चीज़ें आपकी यूज की जाती है जितने भी आपके सेविंग के मिरर बनते हैं उन सभी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द रीजन ऑफ मिराज इज। मिराज का मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों मिराज का मुख्य कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर जो मिराज है ना, यह एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है। और यह क्यों होता है, तो आपने देखा होगा कि जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है तो उस समय जमीन पर नीचे का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ मरुस्थलों की, यानी कि रेगिस्तान की, तो वहाँ पर दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। और इसी वजह से जब ग्राउंड एयर हॉट होते हैं तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है और इसी वजह से हमें मिराज दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक जीके के लिए कोई भी स्ट्रेटजी प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप सभी के लिए दोस्तों जीके का एक शानदार ई बुक लॉन्च किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जनवरी 2023 में जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम हुए थे, वहां पर 90% से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी ई बुक से देखने को मिला था। इसमें आपको टॉप 1000 इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इंक्लूडेड मिल जाएंगे, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको आगे एग्जाम के लिए कोई और जीके एंड साइंस की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे परचेज करने का दो तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डायरेक्ट पेमेंट करना, तो वहाँ पर मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। सेकंड तरीका है कि मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो का लिंक दे रखा है, आप इंस्टा मोजो के थ्रू भी डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स। आपने देखा होगा कि एक तरासा हुआ हीरा काफ़ी चमकता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों इसके पीछे का मेन रीजन है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डायमंड होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से तराशने के बाद यह काफ़ी चमकने लगता है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं ग्लास से, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, तो डायमंड का यहाँ पर आ जाता है 2.42, जो कि काफ़ी हाई हो जाता है ग्लास के कंपेरिजन में। इसी वजह से इसे जब तराशते हैं
जब इसकी ऊपर की सारी गंदगी साफ हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि द pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7 व्हेन इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ वाटर बिकम्स। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का pH मान 7 होता है। जब इसे 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब पानी के pH में क्या होगी। दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर हम इसे गर्म करेंगे ना तो इसका जो pH मान है वो डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों आप यह बिल्कुल भी मत समझना कि पानी को गर्म करने पर जब इसका pH वैल्यू कम होगा तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो जब भी हम वाटर को बॉयल करते ना तो वो न्यूट्रल से एसिडिक की ओर मूव कर जाता और फिर पीने योग्य बचता ही नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि एसिडिक हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका प्रिंसिपल समझो कि जब इसे हम गर्म करेंगे यानी कि इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब इसका जो pH का वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि वाटर का pH वैल्यू 7 होता है। 7 से अगर हम नीचे मूव करें 1 तक तो ये आपका एसिडिक होते चला जाएगा धीरे धीरे, और 7 से अगर हम ऊपर मूव करें तो इधर आपका बेसिक होते चला जाएगा 14 तक। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपकी हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और जो नए कैंडिडेट अभी इस चैनल पर जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की क्लासेस देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।